गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड है तो वहाँ की जो इकनॉमी होगी वो भी अच्छी डेवलप्ड होगी। उसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस क्या है या एग्रीकल्चर का हमारे नेशनल इकोनॉमी मतलब भारत के अर्निंग के पीछे एग्रीकल्चर का कितना इम्पोर्टेंस है, चलिए वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे क्या है कि एग्रीकल्चर इज़ द क्या बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हमारे इंडिया की इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट की रोल किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। और वो कैसे है, तो थ्रू इट्स शेयर इन द जीडीपी। अब आपको पता होगा जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब वो चीज़ें जो हमारे भारत में बनती हैं वो उस चीज़ के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो इसमें चाहे वो कॉटन या फैब्रिक की बात हो जाए, चाहे वो डेयरी चीज़ हो जाए, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से डिपेंडेबल हैं। तो किसी भी कंट्री की जीडीपी कब ग्रोथ होती है, जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं और उन चीज़ों को अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ की जीडीपी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो चीज़ें हमारे यहाँ हैं और हम दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर को बैकबोन बोला गया है, बिकॉज किसी हमारे इंडिया के जीडीपी में बनने में बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है एग्रीकल्चर का। ठीक है, फिर वो बात ऐसी ही नहीं बोली गई है। एक सर्वे दिया गया हमको इन 2010 और 11 में एक सर्वे किया गया था। अब उस सर्वे में क्या मिला हमें कि अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स was employed by the फार्म सेक्टर। मतलब क्या है कि ना केवल ये हमारे कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एज वेल एज अभी करंट में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक सर्वे में पता किया गया, 2000 सर्वे कब था, 2010 और 11 के बीच में सर्वे हुआ। तो उस समय ये पता किया गया कि 52% लोग जो वर्क कर रहे हैं, मैक्सिमम 52% लोगों का एम्प्लॉयमेंट फार्म से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उससे हाफ, मतलब जितनी हमारी भारत की पॉपुलेशन है उसमें जितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं, एक वर्किंग एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उनमें से 52% लोग ऐसे थे जिनका बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट फार्म सेक्टर से आ रहा था। इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं आप, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सेकेंड चीज़ अगर हम बात, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए समय के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर देखिए एग्रीकल्चर में शेयर कम होगा। चलो मैं पॉइंट लिख देता हूँ पहले आपके लिए। पॉइंट ये है कि डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी देश की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो उसका इफ़ेक्ट अदर चीज़ों पर भी दिखता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेबल हैं, ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एग्रीकल्चर से, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होगी। तो अगर एग्रीकल्चर पे कोई इफ़ेक्ट होगा तो उसके कारण जो हमारे अदर सेक्टर्स हैं जिससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वो सब चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है।
ठीक है। तो ऐसा इफेक्ट ना पड़े इसके लिए गवर्नमेंट कुछ एफर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है, चलिए वो देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट्स एफर्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो कुछ चीज़ें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी कि किसानों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं, किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, कुछ सुविधाएं हैं जैसे कि अगर आपको मिनिमम आपके क्रॉप की एक प्राइस दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें की है गवर्नमेंट ने। बट उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। एक पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है ICAR। क्या इस्टेब्लिश किया है? ICAR। अब ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्योंकि देखिए, अगर हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर को ग्रोथ करना है तो वहाँ पर रिसर्च, जो बच्चे रिसर्च करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ICAR मतलब एक ऐसा काउंसिल बनाया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिसर्च करता है। साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जैसे कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर बच्चे खेती बाड़ी के बारे में पढ़ाई करते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी वेटिनरी सर्विसेज भी दी जाती हैं कि फार्मर्स के पशु, काउज, बफेलोज, बुल्स, ये सब शीप्स, इनकी सब प्रॉपर हेल्थ रखी जाए। क्योंकि देखिए, अगर क्या मैंने आपको बोला, लाइफ स्टॉक दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। तो अगर हम चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो तो हमें जो एनिमल्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूडेड हैं उनकी हेल्थ की हमें केयर रखनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फ्री वेटरनरी सर्विसेज, इजी एक्सेसिबल सर्विसेज अवेलेबल करके दिया है, एज वेल एज एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। ऐसे भी सेंटर्स बना के दिए गए हैं जहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग कराई सके, ताकि उनसे जो बेबीज़ प्रोड्यूस हो वो हेल्दी रहें और उनसे हमें एक बेटर एनिमल्स फ्यूचर के लिए मिल सकें। एज वेल एज आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ न्यूज़ में, रेडियोज़ पे वेदर फोरकास्ट किए जाते हैं, वेदर रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, ताकि फार्मर्स उसे देखकर, उसे सुनकर सेफ्टी अपने तरफ से प्रिकॉशंस ले सके। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है क्या करने में, इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल का मतलब क्या है? गांव। क्योंकि आपको पता है सिटी में तो खेती होती नहीं है, खेती कौन करता है? गांव के लोग करते हैं। तो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो अब उनकी हेल्थ सही रहेगी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी बोलिए, एजुकेशन कहिए, ट्रांसपोर्ट कहिए, प्रॉपर रोड्स कहिए, तो वो सारी सुविधाएं, मतलब कुल मिलाकर हम लोगों का जो रूरल एरिया है, जो गांव खेड़े वाला एरिया जहाँ पे ज़्यादा लेवल पे खेती होती है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवे लाइंस, देन वी कैन से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वो सारी चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है कि अगर हमारा रूरल सेक्टर ग्रो होगा तो एग्रीकल्चर ही खुद ब खुद ग्रो करना चालू करेगा। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, दैट इज़ रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देखिए, सब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर हम ट्रैक्टर्स कहें, मशीन्स कहें या और भी कुछ सीड्स वगैरह, हर चीज़ें हमारे भारत में नहीं बन रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अदर कंट्रीज़ से इंपोर्ट करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जब भी हम कोई चीज़ें अदर कंट्रीज़ से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कुछ कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देने के कारण उन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, चाहे वो सीड्स मंगाए जा रहे हैं अदर कंट्रीज़ से, या छोटे पौधों के कलम्स मंगाए जा रहे हैं, कोई मशीनरीज़ मंगाई जा रही हैं, तो उस पर
जो टैक्स लगता था उसे भी गवर्नमेंट ने कम किया है ताकि फार्मर्स को सुविधा हो चीज़ें मंगाने में, ठीक है। क्योंकि जितना मॉडर्नाइज फार्मर्स होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर भी उतना ग्रो करेगा, ठीक है। इतना सब करने के बाद स्टिल बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इतना होने के बाद भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहली पॉइंट आप याद रखिएगा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स में, वैसे तो आप खुद अपने मन से भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। हम क्या कह रहे थे, एक सर्वे के हिसाब से 52% लोग जो वर्क कर रहे थे वो क्या था, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर था। बट अभी हम लोग कौन से ईयर में, वी आर इन द 2020। अब देखिए ऑलमोस्ट 9-10 साल हो गए हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है लोगों का इंटरेस्ट, फार्मर्स का इंटरेस्ट खेती से अलग हो रहा है। तो बहुत लोग चाहते हैं यार वी वांट अ गवर्नमेंट जॉब, कौन खेती बाड़ी करेगा, क्या लोग एग्रीकल्चर से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना ही नहीं चाह रहे हैं। इसी कारण क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर चाह कर भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। अगर मैं आपको एक टेबल दिखाऊं, टेबल दिख रहा है आपको, ये 4.1 टेबल है। इसमें आप देखिए एक चीज़, ये 10th 5 ईयर प्लान, मतलब 5 ईयर का प्लान है, 2002, 2007, 2007 से 2012 और फिर 12 से 17 तक का 5 ईयर का प्लान बनाया गया है। अगर आप गौर करेंगे तो जीडीपी बढ़ रही है। देखिए पहले ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान में 7.2 था, दूसरे में 8.2 है, देन 9.0, देन 9.5। जीडीपी तो बढ़ रहा है, मतलब हम लोग ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो अदर कंट्रीज़ में जा रही हैं। बट रीज़न तो एक पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा रेट से। सेकेंड चीज़ ये है कि फार्मर्स अब एग्रीकल्चर करना छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम एक कंपनी दैट इज़ अमूल। अमूल क्या है, इंडिया की कंपनी है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अमूल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। तो अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर कंट्रीज़ में भी जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ना एक अदर चीज़ है और एग्रीकल्चरल ग्रोथ होना अलग चीज़ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी एग्रीकल्चर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। और जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज़ डीएसेलरेटिंग। आपको पता है डीएसेलरेटिंग का मतलब क्या, धीरे धीरे वो चीज़ डिक्लाइन हो रही है। ग्रोथ का होना मतलब क्या, मॉडर्नाइज होना, ज़्यादा अमाउंट पर खेती होना, तो उसे हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चरल ग्रोथ। समय के साथ क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ हो नहीं रहा है। वो क्या हो रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, देखिए आपको पता है, अगर हम मान लीजिए किसी अदर कंट्री को अपने यहाँ का राइस या कॉटन या टी एक्सपोर्ट करके हम दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, हम लोग ने एक प्राइस डिसाइड किया होगा कि इतने अमाउंट पे दिया जाएगा उस कंट्री को। अगर मान लीजिए वो कंट्री भी तो चाहेगा ना कि मुझे और वही चीज़ सस्ते रेट में कौन सी कंट्री दे, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ के फार्मर्स ज़्यादा मशीन्स यूज़ नहीं करते, बहुत सारे हमारे यहाँ काम हाथ से किए जाते हैं, लेबर वर्क से कराया जाता है। तो इसी कारण क्या होगा, जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और अदर कंट्रीज़ जो आजकल मॉडर्नाइज हो गई हैं, एक अकेला फार्मर बहुत बड़ा एरिया कवर करके वहाँ फार्मिंग कर रहा है, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो तो हमसे चीपर रेट में होंगे। तो कंसिडर करिए ना आप, अगर हम ही कोई चीज़ अदर कंट्री से ख़रीद रहे हैं तो हमारा इंडिया भी चाहेगा कि हम वही चीज़ कम दाम में लें। तो यही सेम प्रॉब्लम सबके साथ भी होगा। तो इसीलिए हमारे फार्मर्स को ये कंपटीशन मिलता है कि
कि अगर हम कोई खेती कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा उगाना है, एज वेल एज दैट प्राइस वो भी लिमिटेड हो, तो उसके लिए हर चीज़ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ के फार्मर्स को नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स झेलना पड़ता है। और फिर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने, जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, एनुअल बजट बनता है, 5 ईयर का 4 ईयर का बजट बनता है या पर ईयर बजट बनता है। तो उसमें डिसाइड होता है कि हम कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करेंगे, HRD सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे या एजुकेशन सेक्टर में कितना करेंगे, हॉस्पिटलिटी में कितना सेक्टर करेंगे, दैन ट्रांसपोर्ट में, दैन मेकिंग ऑफ रोड्स, हर चीज़ का एक बजट डिसाइडेड होता है। तो समय के साथ क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम बनने में या फिर पावर सेक्शन में, देन गांव खेड़े के रोड्स बनने में, मार्केट या मशीन्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होने में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट अब गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसके कारण भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो फार्मर्स हैं, मतलब इतना सब होने के कारण फार्मर्स आर withdrawing their investment from एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई फार्मर है वो हर साल डिसाइड करता है कि मैं इस साल इतना इन्वेस्ट करूंगा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर उसे दिख रहा है कि उससे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है पर उस लेवल पे हेल्प नहीं कर रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, फार्मर्स भी अपना इंटरेस्ट, अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे खेती एग्रीकल्चर सेक्टर से कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें आज पढ़ी, एक कि नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, फिर क्या गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करने के लिए कर रही है, फिर भी क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, फार्मर्स क्या फेस कर रहे हैं, हमने वो भी देखा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फूड सिक्योरिटी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।